वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का। वो है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण ये तीन कैटेगरी है, अलग अलग नाम है। अम्ल एक अलग टाइप का कंपोजिशन होता है, कंपाउंड होता है, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्षारक एक अलग कंपाउंड होता है, एक अलग सॉल्यूशन होता है, अलग कोई यौगिक है, हाँ। और लवण एक अलग तरह का है, ठीक। लेकिन इन तीनों का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, समझना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अम्ल से। ऐसे आपने घर में देखा होगा, किसी को खाना वाना खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे खट्टी ढकारी टाइप की आ रही है ना, बदहजमी टाइप की। इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये होता क्या है? तो ये खट्टी ढकारे टाइप की जो आती हैं और जो परेशानियां होती हैं, गैस बन जाती है, वो सब क्या होता है? देखिए, हमारे पेट में, ह्यूमन में भी एसिड होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे स्टमक में होता है। ये स्टमक के बैक्टीरिया को मारने के लिए और डाइजेशन को आसान बनाने के लिए ह्यूमंस में ये एसिड पाया जाता है। लेकिन जब आप बहुत देर तक खाली पेट रहते हो तो बॉडी में एसिड बन रहा है, ठीक है, डाइजेशन के लिए बन रहा है, लेकिन आपका स्टमक जो है वो खाली है, तो वो धीरे धीरे जो है थोड़ा सा गैस जैसी बन जाती है। और फिर वो एसिड की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसका यूज तो होता नहीं, आप खाली पेट तो यूज हो नहीं रहा है, तो वो गैस बन जाएगी, वो एसिडिटी बनाएगी इस तरह से। और जब आप खाना खाने के बाद तुरंत पानी भी पी लेते हो तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें भी जो है वो सड़न होती है, उसकी वजह से भी जलन और इस तरह की चीजें होती है ना। तो जो एसिड होता है उसमें आपने एक चीज कॉमन, मैंने भी बोला, आपने सुना होगा, खट्टी ढकारे, खट्टी, ठीक है। तो एसिड का एक बेसिक फीचर होता है कि एसिड खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन एसिड जो है बहुत स्ट्रांग होता है। अब ऐसा नहीं है अरे एसिड है, लाओ जरा एक चम्मच चख के देख ले, नहीं, ऐसा तो आप कभी नहीं कर सकते हो। एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। आपने देखा है लैब में, अगर आपने देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl या HNO3, ये सारे एसिड, आप इनका कैप हटाइए, इनकी बॉटल्स का कैप हटाइए, तो इसमें से धुआं निकल रहा होता है। ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। एसिड आपने देखा होगा टॉयलेट क्लीनर वगैरह के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा ही तेज होता है, ठीक है। अब कुछ एसिड माइल्ड होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं। ये सब जैसे हम लोगों में कुछ ह्यूमन बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम स्मार्ट होते हैं, कुछ बुद्धू होते हैं, कई कैटेगरी होती है। वैसे ही एसिड भी होता है, वैसे ही बेस भी होता है। लवण ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जो मैंने एक इंसिडेंट बताया कि जैसे घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या करता है वो, उससे आप कुछ ऐसा देते हो जिससे कि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। क्या देते हैं मोस्टली? जैसे इनो वगैरह आपने दिया, ठीक है, मार्केट में मिलता है। वो क्या होता है, उसे पानी में घोल के आपने दिया, तो फिर उनको डकारी आ जाती है, उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो होता क्या है, एसिड में जब बेस मिला देते हैं, क्षार मिला देते हैं, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब कैसे कर देता है, ये सारी चीजें हम अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, एसिड और बेस के लिए लैब में चेक करने के लिए क्या होता है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, हम यूज करते हैं लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा। लिटमस पेपर एक सूचकांक होता है, 2 रंग का होता है, रेड और ब्लू। लाल लिटमस पेपर जो होता है वो अलग चेक करते हैं उससे, और नीला लिटमस पेपर। पहली बात तो 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। अब ये लिटमस पेपर हम इसको बोलते हैं सूचकांक, ठीक। अब ये सूचकांक क्या चेक करते हैं, एसिड या बेस। जो एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो बहुत तेज होता है। जैसे एसिड अटैक वगैरह आपने सुना ही होगा, इससे याद रखने में आसानी होगा। एसिड बहुत तेज होता है, अगर आप उसको डाल देंगे तो जल जाओगे, बिल्कुल फफोले और ये सब पड़ जाएगा। तो एसिड क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो लाल किसको करेगा, जो दूसरे कलर का होगा ना, यानी कि एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और इसी का उल्टा बेस होता है। बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा समझ के, ठीक है। तो ये तो हो गए लिटमस पेपर की बात। इसके अलावा और भी सूचकांक होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचकांक होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक। अब प्राकृतिक सूचकांक कैसे होते हैं, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या चीज होती है, लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई दोनों का सिम्बियोटिक
जीव होता है, सिम्बियोटिक प्राकृतिक पौधा है एक तरह से, ठीक। और ये क्या दिखाता है, ये हमें बताता है कि किस एरिया में एसिड उपस्थित है, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचकांक है। इसके अलावा हम लैब में जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या संश्लेषित सूचकांक, सिंथेटिक सूचकांक। तो सिंथेटिक सूचकांक कौन कौन से होते हैं, मेथिल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन। ये मेथिल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन होता है, ये पिंक कलर का फिनोफ्थिलीन। तो इससे क्या होता है कि जैसे इसका कोई सॉल्यूशन है और उसमें आप दूसरा डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ईदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक, हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि एसिड जो खट्टा होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है क्षार, और एसिड को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, लाल और नीला। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका उल्टा होता है क्षार, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा कि दो तरह के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक जैसे कि लाइकेन और संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। हम लैब में ये चेक करते हैं कि ईदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल और क्षार है इनकी अलग अलग चीजों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, ये अलग अलग लोगों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल या क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल या क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके यहाँ पर एक उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये एक्वस सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें हमने जिंक धातु डाली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक धातु डालने पर क्या हुआ, सोडियम जिंकेट बन गया। यानी कि ये जो जिंक है ये इसके साथ आके यहाँ मिल गया और सोडियम जिंकेट बनाता है, और इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसके बाद धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये अम्ल या क्षार कैसे क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धातु कार्बोनेट के साथ कोई अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है। हमने एक धातु कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या मिलाया, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट मिलाया। सोडियम कार्बोनेट मिलाने के बाद यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है कि ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ NaCl बन जा रहा है। NaCl एक लवण है, नमक, जिसको आप जानते होंगे नमक, ठीक है। और क्या निकल जा रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके देख ले रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने ले लिया है एक सॉलिड फॉर्म में, उसमें हमने HCl डाला, तो क्या हो गया, NaCl फिर से बन गया, लवण फिर से बन गया। जो Na है ये हाईली पॉजिटिव होता है, Cl हाईली नेगेटिव, तो ये आपस में तुरंत रिएक्शन करते हैं। तो NaCl बन गया, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। इसे हम एक आइडियल फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं कि जब भी हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई एसिड मिलाएंगे तो फिर हमें यही मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक लवण मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने एसिड का रिएक्शन करा के दिखा। एसिड का रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिला, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये एक फिक्स फॉर्मूला है कि आप किसी भी धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो आपको हर कार्बोनेट, धातु का हर कार्बोनेट और हर हाइड्रोजन कार्बोनेट वो अम्ल के साथ मिलाने पे लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। ये एक फिक्स फॉर्मूला है, यही रिएक्शन होगा हमेशा, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड में होता है, ये क्रिस्टल व्हाइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चूना पत्थर या संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे या कार्बन डाइऑक्साइड के मुझे वो चूने के साथ यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रिएक्शन से ये हमें मिलता है CaCO3 और वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे
अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अगर हम कोई अम्ल और कोई क्षार ले लेते हैं और उनका आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा? अम्ल और क्षार की परस्पर रिएक्शन कराने पे क्या होता है? हमने यहाँ पर एक क्षार लिया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सोल्यूशन लिया है, इसमें हम हाइड्रोजन HCl मिला रहे हैं, ठीक है। HCl का सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, ठीक। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, इन दोनों को हम मिला रहे हैं। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल को मिलाने पे क्या होगा कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ये आयन में टूटेंगे। तो जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड है ये किस में टूटेगा? सोडियम में, और हाइड्रोक्स ये इस आयन में, ठीक। और HCl में H+ आयन बनेगा, Cl- आयन बनेगा। तो ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? Na और Cl मिलकर NaCl बना लेगा। NaCl एक लवण है, ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो जो लवण है वो प्लस और माइनस दोनों, प्लस हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव मिलके एक दूसरे के पावर को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनी अभिकरण की अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी एसिड में किसी भी बेस को मिलाएंगे तो वो दोनों के आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनका असर खत्म कर देते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एक लवण बन जाता है। इसी को हम, इस अभिक्रिया को कह देते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब इस सॉल्यूशन में जो ये सॉल्यूशन हमारे पास आएगा इस रिएक्शन के बाद, इसमें ना एसिडिक फीचर होंगे ना बेसिक फीचर होंगे, ठीक है। यही होता है जब किसी को एसिडिटी होती है कुछ, तो उन्हें एसिडिटी है तो हम उन्हें क्षार देते हैं ताकि वो एसिडिटी या उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो और वो सॉल्यूशन हो जाए, मतलब वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वहां पर भी उदासीनीकरण की ही अभिक्रिया काम करती है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर अधात्विक कोई एसिड है, जैसे ये है अधात्विक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैसे रिएक्ट करता है? ये भी यहाँ लवण बना रहा है। अब देखिए, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि ये क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड भी होते हैं वो भी, उनकी भी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं होती हैं। यानी कि अम्ल जो होते हैं, सारे अम्ल, उनमें क्या समानताएं होती हैं, उनमें कौन सी चीजें कॉमन होती हैं, और क्षारक जो होते हैं उनमें कौन सी चीजें कॉमन होती हैं। आपने इसके पहले रिएक्शन में ये देखा था कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है ना। और ये फिक्स फॉर्मूला है कि आप किसी भी अम्ल में आप कोई भी धातु डाल दीजिए तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्यों? इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, क्योंकि जैसे अम्ल है तो अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन आपको आयन मिलता ही मिलता है। अम्ल का ये सिग्निफिकेंस है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। और क्षार में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि अगर हम अम्ल का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, हाँ, तो उसमें, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? आयन अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो हम अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन पाएंगे? H+ आयन पाएंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन पाएंगे। और अगर क्षार का बनाएंगे तो OH- आयन पाएंगे। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें हम H+ आयन में मिलता है वो अम्ल होते हैं और जिसमें OH- आयन मिलता है वो क्षार होते हैं। तो इनमें समानता यही है कि जब भी जो भी अम्ल होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये अम्ल है? धातु के साथ क्रिया करा दीजिए या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए, या उसको जो है किसी भी रिएक्शन में आप चेक करेंगे तो उसमें आपको H+ आयन मिलेगा। H+ आयन मिलेगा, इसका मतलब है कि अम्ल है, ठीक। और अगर OH- आयन मिल रहा है इसका मतलब है कि वो क्षार है, ठीक। अब धातु के साथ क्या होता है? क्योंकि धातु क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती है, ठीक है। जितनी भी धातुएं होती हैं पीरियोडिक टेबल में देखिए पहली ही लाइन में होती है, ठीक। तो वो क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। और नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, क्योंकि
जो एसिड होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है उससे नेगेटिव चार्ज जो जुड़ा होता है वो हाईली नेगेटिव, तो वो इसके साथ जुड़ के, धातु के साथ जुड़ के अलग हो जाएगा, हाँ, बना लेगा, लवण बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इस तरह से सभी अम्ल और क्षारक में यही समानता होती है। अलग अलग अम्ल हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेंगे, HCl है या H2SO4 है या CS3COOH, ये है एसिटिक एसिड है। तो ये सारे एसिड जो है इनमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें सब में हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा। और इसको आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप एक उसका सॉल्यूशन बनाइए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहाइए। इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें बल्ब लगा दीजिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बल्ब जलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? पॉजिटिव चार्ज से। जब आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? हाइड्रोजन आयन अम्ल के पास है। तो अम्ल वाला जो सॉल्यूशन होगा उसी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, उसी में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वो फ्लो हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। अगर जल रहा है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, H+ आयन है, दैट मीन्स वो एसिड है। या एसिड, क्योंकि वो बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें H+ आयन है, यानी एसिड में H+ आयन होते हैं। दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे का। इसी तरह से आप कुछ बेस ले लीजिए। बेस कैसे? NaOH है, बेस है, ठीक है। KOH है, बेस है ना, KOH है, NaOH है, ठीक है। अब इसमें हमें कौन से आयन मिल रहे हैं? इसमें हमें OH- आयन मिल रहा है, और माइनस आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इसलिए जो बेस का सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि अम्ल और क्षारक, इन सब सारे अम्ल में, सारे क्षार में क्या समानताएं होती हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे रिएक्ट करते हैं। जलीय विलयन में तो अम्ल और क्षार जो है, जैसे हमने यहाँ एक एसिड लिया दैट इज HCl। HCl को हमने पानी में घोला, ठीक है। HCl में जब पानी मिलाते हैं तो क्या होता है कि H3 हाइड्रोनियम आयन मिलता है और एक क्लोराइड का आयन अलग होता है। कैसे? कि यहाँ पर देखिए, जब ये जो H है इसमें से जब H एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो इसमें से भी एक H+ आयन निकल रहा है और ये वाटर है ही, तो ये H+ इसके साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। जो फ्री कंडीशन में हाइड्रोजन नहीं रह सकता है ना भाई, क्योंकि इसके पास फुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री कंडीशन में ये नहीं रह सकता। तो इसे क्या है, ये एक्वा सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुल जाएगा और फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन आप वो एक्वा सोल्यूशन में आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन फ्री कंडीशन में हाइड्रोजन आयन को नहीं दिखा सकते, वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम एसिड का कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड जब पानी में घोला जाता है तो उसका एक माइनस चार्ज आयंस मिलते हैं और हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ऐसे ही जब हम बेस को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, जैसे बेस क्या है, क्षार क्या, NaOH, ठीक है। NaOH सॉलिड है, इसको हमने लिया और इसमें वाटर घोला तो Na जो है वो अलग हो जाएगा, दैट इज प्लस चार्ज, और OH-, ये दोनों पानी में दो आयन इनके बन जाएंगे, प्लस अलग और माइनस अलग हो जाएगा। ऐसे ही KOH को घोलोगे तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और OH- आयन अलग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल है, अम्ल में H होता है, H+ आयन, और कोई भी एक उसके साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ा होगा, ठीक। और OH क्षार में क्या होता है, कोई भी एक प्लस चार्ज के साथ OH- जुड़ा होगा, ठीक। ये अम्ल हो गया और ये क्षार। अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में प्लस और माइनस रिएक्ट कर जाएंगे और एक हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो लवण ही होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्ट ही कहेंगे, हमेशा सॉल्ट ही बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये H+ और OH का एक्वा सोल्यूशन में आयन मिलते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल घोलेंगे तो H+ आयन मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन के रूप में उस एक्वा सोल्यूशन में रहता है, और जब क्षार घोलते हैं वाटर में तो उससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा उसमें ऊष्मा होती है। आप लैब में कभी भी देखोगे, कोई भी एसिड ले लीजिए, या ऐसे भी आप एसिड देखते हो मार्केट में, आप घर पे देखा होगा, तो उसमें से धुआं निकलता होता है, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको क्या है, उसको हम एज इट इज यूज ही नहीं कर सकते, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो उसका हम वो जो प्योर एसिड होता है जिसमें पूरे वही आयन होते हैं, सारे एसिड के ही आयन होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में बोले तो सांद्र अम्ल, ठीक है। और जब हमको उसे रिएक्शन कराना होता है तो हम उसमें थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल मिलाते हैं, तो क्या होता है, वो तनु विलयन हो जाता है। जितना ज्यादा हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलाते जाएंगे उतना ज्यादा वो डाइल्यूट होता जाएगा, तनु होता जाएगा, ठीक है। और तनु विलयन को ही हम यूज कर सकते हैं इजीली, हाँ, लैब में। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हमने एक वो लिया, टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हमने HCl मिलाया और उसमें भक्क से हमने पानी डाल दिया। वो अगर आप ऐसा करते हो ना तो वो एकदम से फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि जो एसिड होता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे ही आप वाटर डालोगे वो वेपोराइज हो जाएगा, वो बहुत तेजी से वेपोराइज हो जाएगा, आपके ऊपर भी आ सकता है, उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करके एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि ऐसा क्षारक आप यूज भी करते हैं, जो साबुन, वो भी क्षारक की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो लैब में है जो क्षारक, उसको ऐसे नहीं कि आप चख के देख लीजिए, मैम ने कहा था कड़वा, जरा चख के देखें, जैसे एसिड चख के देखें खट्टा है क्या, वैसे इसको भी छूना डायरेक्ट या चखना हानिकारक होता है। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि जो क्षारक है वो जल में घुलनशील, एसिड है वो जल में घुलनशील, जल में घुलने के बाद जो जितने अच्छे से आयन देता है वो उतना प्रबल एसिड होता है, वो उतना प्रबल बेस होता है। अब यही आयन देने की ही प्रकृति के हिसाब से इसको हम नापते हैं कि कौन कितना प्रबल है। इसके लिए हमने एक स्केल, मतलब साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाई हुई है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच स्केल जो है वो सार्वत्रिक सूचकांक है। सार्वत्रिक सूचकांक मतलब ये एक ऐसी स्केल है जिसमें पूरा वर्ल्ड में नापा जाता है किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का क्या लेवल है। उसमें एक स्केल है, स्केल में 0 से लेके 14 तक के पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, और बीच का पॉइंट है 7, ठीक। अब 7 क्या है, ये जो पूरी स्केल है ये बेस्ड है H+ आयन पे, एसिडिटी ये बताती है। और जब ये सिंपल सी बात है कि जब एसिडिटी कम होगी तो वो अम्लीय, कम होगा तो क्षारीय होगा, है ना। तो इसीलिए एक चीज पकड़ लीजिए, फिर दूसरी चीज तो अपने आप उसकी अपोजिट ही है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल, अच्छा, इसको पीएच स्केल क्यों कहते हैं, जो पी है वो पुसांस, उसका मतलब है पुसांस, ठीक है। ये एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक। अब जो अम्ल होता है उसकी शक्ति क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीएच, एच क्या है, हाइड्रोजन को बता रहा है कि इस किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर कितनी है, ठीक। और जैसे जैसे हम यहाँ इस तरफ जाते हैं 0 से लेके 7 तक, अगर 0 है तो हाईली पॉजिटिव है, हाँ, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 तक आएगा, 6 है, 7 तक। तो जो 7 है ये न्यूट्रल पोजीशन है, ठीक है, ना उसमें अम्लीय प्रकृति है ना उसमें क्षारीय प्रकृति है, ठीक। अब 7 से जब इस साइड आता है, बाईं तरफ जितना ज्यादा बाईं तरफ आएगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और जितना दाईं तरफ जाता है उतना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन तो घट जाता है लेकिन OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक। यानी कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, 7 से लेके 14 के बीच में, इसकी डेडलाइन 14 तक ही रखी गई है, इतने में पता चल जाता है। तो 7 से 14 तक के बीच में जो है उन्हें हम कहते हैं क्षार, और 7 से लेके 0 यानी 0 से लेके 7 तक में जो नंबरिंग में जो आते हैं जिनका पीएच, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। और जो बहुत जिनकी नंबरिंग जितनी कम होगी, जैसे 0, 1, 2, जिनका पीएच 1, 2, 3, 4 होगा, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। और जितना पीएच जिसका 14, 13 तो वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा या उतना ही कम अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और इस तरह से हमने ये देखा कि अम्लीय और क्षारीय
कैसे डिसाइड करते हैं? पीएच स्केल से डिसाइड करते हैं। पीएच स्केल में नंबरिंग होती है। अच्छा, अब 0 से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 0 है तो फिर 0 का मतलब बफर नहीं, 7 का मतलब बफर। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 7 पे। क्यों? क्योंकि वाटर बफर सोल्यूशन है, ना उसमें एसिड के गुण है ना बेस के गुण है, ठीक है, इसलिए वाटर का पीएच कितना होगा? 7 होगा। इसे बिल्कुल दिमाग में रखिए, 0 का मतलब बफर नहीं है। यहाँ हमारी पीएच स्केल में बफर सिचुएशन है 7, यानी कि जिसका 7 होगा पीएच वो बफर होगा, ना उसमें एसिड के गुण होंगे ना उसमें बेस के गुण होंगे। जैसे कि वाटर में ना एसिड के गुण है ना बेस के गुण है, और उसका पीएच रैंकिंग क्या है? 7 है। ओके स्टूडेंट, और हम जो एसिड होता है उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो एसिड ज्यादा होगा, वाटर की क्वांटिटी कम होगा, वो इवेपोराइज हो जाएगा। हम वाटर में एसिड मिलाएंगे। समझ में आ रहा है? हमें जब एसिड को सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि पहले पानी लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे, उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाएंगे, क्योंकि एसिड की एनर्जी ज्यादा, अगर हमारे पास वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी उसमें एक बूंद एसिड जाएगा तो वो एकदम से थोड़ा सा गर्म करेगा फिर ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम एसिड ले लेंगे उसमें एक बूंद पानी डालेंगे तो वो तुरंत इवेपोराइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं वाटर और उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं 1 by 1 ड्रॉप ऐसे कर करके, और धीरे धीरे हमें जितना क्वांटिटी चाहिए होता है उतना हम उसमें मिलाते जाते हैं और उसको एसिड को डाइल्यूट करते जाते हैं। लगातार टेस्ट ट्यूब आप हिलाते रहिए, वो उसमें घुलता रहेगा ताकि उसकी एनर्जी जो है वो निकलती रहे, धीरे धीरे वो उसमें एडजस्ट होता रहे, ठीक है। उसमें होता क्या है तनु करने में, जब आप वाटर में एसिड डालते हैं तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, और जो वाटर में आयन है, हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, वो जो एसिड है उसके आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और वो रिएक्शन करने के बाद अपना हाइड्रोनियम आयन के रूप में और इस तरह से थोड़ा उसका प्रभाव कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो हम उसको जब एनर्जी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी तो आराम से उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं तनुकरण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिड का तनुकरण करना। ओके, अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार कितने प्रबल हैं, ठीक है, कौन सा एसिड कितना ज्यादा प्रबल है या कौन सा क्षार कितना ज्यादा प्रबल है। देखो, हर तरह के लोग होते हैं, आपके आसपास भी कई तरह के होंगे, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बेकार है ना। ऐसे ही हर चीज में होता है। जैसे एसिड है तो कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे HCl है बहुत स्ट्रांग है, HNO3 बहुत स्ट्रांग है, H2SO4 बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एसिटिक एसिड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सिरका है, हम उसे खा भी लेते हैं, टार्टरिक एसिड है वो इमली में होता है, या सिट्रिक एसिड है, ये सब भी एसिड है, लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं होते। आप इसको खा भी सकते हो, लेकिन आप HCl को नहीं ले सकते हो डायरेक्ट, है ना। तो इस तरह से कुछ एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड वीक होते हैं। वैसे ही कुछ क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ बेस जो है वो मॉडरेट होते हैं। तो इसके पहले हमने ये पढ़ा कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन, ठीक है, और बेस में क्या होता है, OH- आयन, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब क्या होगा कि जिसके पास H+ आयन बहुत अच्छे तरीके से होंगे, कैसे बहुत अच्छे तरीके से होंगे भाई, एसिड का तो आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें H+S तो दिख ही रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स्ट्रा से कहीं से आते हैं? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग उनकी ऐसी है कि वो बहुत इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl है, ठीक है, HCl में जो Cl है ये हाईली नेगेटिव है और हाइड्रोजन है हाईली पॉजिटिव है। अब इनका जब हम एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं तो ये इजीली अपने आयन में टूट जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कट है भाई, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये विद्युत बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाता है तो क्लियर ये अपने आयन में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि इनको घोलेंगे तो ये क्लियरली नहीं डिवाइड होते, तो इतना अच्छे से आयन नहीं उपलब्ध होते, ठीक है। तो जब अच्छे से आयन नहीं उपलब्ध होगा तो रिएक्शन कैसे कर पाएगा उतना अच्छे से, जब इनके पास सिपाही ही नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे। यही होता है कि जो एसिड में H+ आयन जितने ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा H+ आयन की उपलब्धता होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा, और इसी तरह से यही वाइस वर्सा बेस के साथ, जिस बेस में जितने OH- आयन उपलब्ध होंगे वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा कि जो एसिड या बेस जितने अच्छे पोलर
बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, जितना अच्छे से वो वियोजित हो जाते हैं, अपने अपने आयन्स में टूट जाते हैं, और जितना एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने आयन में विभाजित होकर काम कर पाते हैं, उस हिसाब से जितनी अच्छी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी उस हिसाब से वो आयन देंगे, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है। अच्छा, जो क्षार होते हैं, मतलब जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील, जल में घुल जाते हैं। जल में घुलने का मतलब कि वो अपने अपने आयन अलग कर देते हैं, और जल में जो आयन है हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्षार। और ये क्षार का कैसा होता है, जैसे आपने कपड़ा धुलने वाला साबुन पाउडर देखा होगा, वैसा क्षार का कैरेक्टर वही होता है। वो साबुन के जैसा होता है, मखमली सा, और उसका टेस्ट कड़वा होता है, जैसे साबुन का टेस्ट कड़वा होता है। और ये संक्षारक, प्रकृति इसकी कैसी होती है, संक्षारक टाइप की है ना, साफ करने वाली, या उसे जैसे आप कपड़ा धुलने वाला साबुन घोल रहे हो तो वो क्या है, वो संक्षारक ही प्रकृति का तो है, साफ करने वाला या धुलने वाला, या चीजों को हटा देने वाला। हाँ, उसको छूना या चखना क्या होता है, हानिकारक होता है। मतलब अब ये तो आपको केमिकल के बारे में कह रहा है। आपकी बुक में देखिए पीएच स्केल बनी हुई है। ठीक है, इस पीएच स्केल में 7 पर क्या दिया हुआ, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच कितना है, 7 है, और रक्त का पीएच कितना है, 7.4 है। यहाँ पर जो जठर रस है, जठर रस मैंने आपको बताया है कि वो HCl होता है, वो तो एसिड ही होता है ना, तो उसका पीएच कहाँ पर यहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में। नींबू के रस का पीएच कितना है, लगभग 2.2 है। और यहाँ आप देखिए इस तरफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है, 10 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि मैंने बताया क्षार है, उसका पीएच कितना है, 14 है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आपको पीएच स्केल में एसिड और बफर और यानी उदासीन और बेस, ये तीनों की रैंकिंग कैसे की गई है। ठीक है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें H+ आयन ज्यादा होंगे वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें H+ आयन कम होंगे वो दुर्बल होगा। अच्छा, इस पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? क्या पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो देखिए, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच स्केल परिसर में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा। यानी 5.6 से भी कम रेटिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो अम्ल आ जाएगा उसमें। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, आपके बगीचे में मिट्टी का पीएच क्या है। आप अपने बगीचे से मिट्टी लाइए और उसको चेक कीजिए कि उसका पीएच कितना है। तो पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी एक स्केल बनाने की, इतना सब कुछ करने की कि 0 से लेके 14 तक हम ये काउंट करेंगे कि कौन सा क्या है, एसिड है, बेस है, उसे हम इतनी नंबरिंग देंगे, इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या थी? असल में इस पीएच की वैल्यू क्या है, हमें जानना क्यों है ये पीएच। आपने अभी देखा ही, पढ़ा ही कि जैसे आप ये जान सकते हैं कि आप जो वर्षा हो रही है वो कितनी एसिडिक है, वो क्यों नुकसान पहुंचा रही है, उसका पानी क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है ना। तो वो एसिडिक क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पॉल्यूशन की वजह से जो आयंस होते हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ घुल जाते हैं और रिएक्शन करके वो एसिड बना लेते हैं। क्योंकि वाटर में तो H+ आयन भी होते हैं ना, तो वो H+ आयन जैसे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें तैर रहा है। तो वो आयन जब हाइड्रोजन के आयन से मिलेगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो वो जब घुल के अगर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो वो रेन कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो वो सब पता करना कि कहाँ पर कैसी वर्षा हो रही है, उसकी प्रकृति क्या है, उस हिसाब से हम वहां का
पॉल्यूशन कंट्रोल करके वहां का माहौल सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पीएच, अगर हमें पीएच स्केल के बारे में जब हमने जान लिया तो उससे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी जो धरती है, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो हम यहाँ पर कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमारे ऊपर कृषि का जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है पूरी जनता के ऊपर। तो जितनी अच्छी धरती होगी, जितना हम अपनी जमीन के बारे में जानेंगे, उतना ही अच्छा हम उसका यूज कर सकते हैं कि हमारे जो जमीन है उसकी क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से हम उसमें कौन सी चीज बोएंगे कि वो बहुत अच्छा रिस्पांस करेगी। इसमें पीएच स्केल जो है, पीएच उसका समझना बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, एक पीएच स्केल वैल्यू ये हो गई। अच्छा, तीसरा होता है कि जो हमारा पाचन तंत्र है, मैंने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पेट में भी एसिड बनता है, दैट इज HCl, है ना। तो जब हमारा पेट खाली हो रहा है तब भी वो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो तो बॉडी है, उसमें तो क्रिया होती ही रहती है। ठीक है, अब ये HCl बनता क्यों है कि जो उसमें बैक्टीरिया हैं वो सबको वो खत्म कर दे और जो हमारा पाचन है वो सुचारू रूप से हो सके। तो अब ये जो एसिड है ये हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन अगर हम खाली पेट हैं, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अभी पढ़ा ही था कि हम क्या यूज करते हैं, बेस। बेस क्या करता है, एसिड के असर को बिल्कुल ही उदासीन कर देता है और क्या बना लेता है, लवण। तो जब हमें एसिडिटी होती है, किसी को भी एसिडिटी होती है, तो एंटी एसिड यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। इसको आप इनो वगैरह का पाउच लाइए, उसमें देखिएगा यही प्रोडक्ट होता है। ये एक हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइड के आयन जो होते हैं वो H+ आयन को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरह से हमें एसिडिटी में आराम हो जाता है। अच्छा, और एक क्या है, हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो भी थोड़ा एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि हम मुंह में जब बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, खाते पीते हैं, तो उसमें क्या है, सड़न भी होती है, दांतों के बीच में फंस गया, सही से साफ नहीं हुआ, वहां बैक्टीरिया आएंगे, वो अपना काम करेंगे, क्योंकि ये तो एक सर्किल बना हुआ है प्रकृति का। तो वो क्या होता है कि उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो सड़न करेंगे, दांतों के बीच में सड़न करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे गम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बचाने के लिए सलाइवा थोड़ा सा एसिडिक होता है। हमारे मुंह का जो वो होता है एसिड पीएच स्केल पे 5.5, लेकिन जब इससे नीचे चला जाता है तब क्या होता है, तब वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे दांतों के ऊपर लेयर होती है वो इनेमल की होती है, और ये इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत होता है। लेकिन एसिड क्या होता है, अगर इसका मुंह का एसिडिक नेचर 5.5 से भी नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है, तो वो धीरे धीरे इनेमल के ऊपर इफेक्ट डालने लगता है, धीरे धीरे इनेमल को खराब करने लगता है, क्षय करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मुंह को प्रॉपर क्लीन रखें, बहुत ज्यादा ऐसी हमारी हैबिट ना हो खाने पीने की जिससे हमारा जो एसिडिक बैलेंस है वो बिगड़ जाए। ठीक है, अच्छा, कुछ पौधे और पक्षी भी ऐसे होते हैं जो एसिड बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आपको मधुमक्खी डंक मार देती है, बहुत ऐसे लगता है, बहुत वहां पे जलन होती है ना, तो वो क्या होता है, वो एसिड ही होता है। चींटी काटती है, वो भी एसिड ही देती है, तो वो वहां पर जलन होने लगती है, लाल हो जाता है। तो ये सब एसिड की निशानी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप टच करिए तो वो भी ऐसा लगता है डंक मार। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के प्रयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। जैसे नेटल एक शाकीय पादप है, ठीक है, एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथनोइक एसिड का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं, जहां ये होते हैं वहां वो भी होते हैं पास में। क्या आप डॉक पौधों की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो अब इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हो कि जो पौधे हैं वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, और जो जंतु हैं प्रकृति ने उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए एसिड दिया, क्योंकि एसिड का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही जलन वाला होता है। इसलिए
अब यहाँ आपको कुछ टेबल में कुछ एसिड दिए हुए हैं जिनका ये दिया हुआ है कि कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा एसिड मिलता है। जैसे सिरका में मिलता है एसिटिक एसिड, संतरे में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। और खट्टा दूध या दही में कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। नींबू में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है और नेटल के डंक में मेथनोइक एसिड होता है। यानी कि आप देख रहे हो जो खट्टे फल है उसमें कौन सा हो रहा है, सिट्रिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। और हम दूध से जब दही बन जाता है तो उसमें भी एसिड मिलता है। कौन सा एसिड है ये, लैक्टिक एसिड, ओके।